नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद करवाया है, उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के माध्यम से रचना और रचनाकार का नाम याद करेंगे, है ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है ना। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन नहीं है, तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है बी वाला ऑप्शन, वैदेही वनवास। वैदेही किसे कहा जाता है, तो वैदेही कहा जाता है सीता जी को। वैदेही वनवास कहा गया मतलब सीता जी के वनवास के बारे में कहा गया। और सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ था, अयोध्या से हुआ था। अयोध्या से वो निकल करके वन में गई थी, अतः इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना। तो जब मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ये वाली रचना तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। कैसे याद रखोगे, देखिए दोस्तों, आपके देश में, भारत देश में, है ना, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से एक भाषा का नाम क्या है, मैथिली भाषा है। आपने सुना होगा मैथिली, समथाली, बोडो, डोगरी, इस तरह से। तो मैथिली एक भाषा है, और यही मैथिली भाषा सीखने के लिए जो यशोधरा है, वो कहाँ जाती है, साकेत में जाती है, साकेत विश्वविद्यालय में जाती है। मैथिली भाषा सीखने के लिए यशोधरा कहाँ जाती है, साकेत विश्वविद्यालय में जाती है। और भारतीय भाषा है, इसलिए भारत भारती भी आपका क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये चारों याद हो चुका होगा। याद रखना, मैथिली भाषा सीखने के लिए यशोधरा कहाँ गई थी, साकेत विश्वविद्यालय में गई थी, है ना। साकेत विश्वविद्यालय इस समय कहाँ है, फैजाबाद में है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रथम राष्ट्र कवि जो हैं वो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त। हमने जिसको कहा ना, जिनके नाम में भाषा का नाम आता है मैथिली शरण, मैथिली भाषा, वही मैथिली भाषा वाले जो कवि हैं, है ना, वही क्या है, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। इस तरह से आप याद कर लेना, हिंदी के प्रथम कवि जो हैं उनके नाम में 22 भाषाओं में से एक नाम आता है मैथिली, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त। अब ये रामधारी सिंह दिनकर जो है, ये द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में किसे जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है बावरा अहेरी कृति के रचनाकार कौन है। तो जरा यहाँ पर देखेंगे हम, ये है बावरा अहेरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ, बावरा अहेरी। बावरा अहेरी, भैया बावरा हम किसको कहेंगे, है ना। आपने फिल्मों में भी देखा होगा किसी कॉमेडियन को, वह जब अपना नाम बताता है तो इतना लंबा नाम बताता है कि 2-3 सांस में वह अपना नाम बताता है ना। यानी उसका नाम बहुत बड़ा होता है। तो उसी तरह से जिसका नाम बहुत बड़ा है, तो वह कहेगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, तो हम कहेंगे ये एकदम बावरा हो गया है, इतना बड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी, है ना। तो बावरा अहेरी, इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, बावरा अहेरी कृत के रचनाकार हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है। इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, आप इतिहास में ही चले जाइए, देख लीजिए किसने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, किसने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं। तो आप श्री राम जी के अगर बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे, उनका वनवास होता है, और जब वनवास हो जाता है तो सीता हरण हो जाता है, राम जी वहाँ पर बहुत रोते हैं,
है ना। उसके बाद क्या होता है, किसी तरह से लंका का पता चलता है, फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तो वहाँ भी राम जी बहुत रोते हैं। अयोध्या वापस आते हैं, पुनः सीता जी का वनवास होता है, तब भी श्री रामचंद्र जी बहुत रोते हैं, है ना। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश से जब उनकी मुलाकात होती है ना, मुलाकात होती है, तब भी वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत रोते हैं कि मैंने मतलब अपने पुत्रों से इतने दूर रहा। तो इतिहास के आंसू में देखोगे तो राम जी को बहुत आंसू बहाना पड़ा है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको रिलेट करके मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य है याद कराना। बहुत लोग होते हैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है आपको याद कराना। 10 मिनट में 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा वो आपको याद करा के जाऊंगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये है। देखिए, कह रहा है नाश और निर्माण। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? तो इनमें से मैं एक वर्ड पकड़ लेता हूँ, नाश। अगर नाश होता है यानी विनाश होता है, कोई चीज़ है जो नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो विनाश जब होता है तो उसमें सब चीज़ें क्या होती हैं, गिर पड़ जाती हैं, यानी गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा, है ना। जब नाश होता है तो उसमें सभी चीज़ें गिराई जाती हैं। नाश करना मतलब सारी चीज़ों को गिरा देना, और गिरा देना मतलब गिरजा कुमार माथुर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 5वां क्वेश्चन भी आपको याद हो चुका होगा। क्वेश्चन नहीं याद करना है दोस्तों, नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है ये आपको याद हो चुका होगा। कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। अरे भाई, सामने क्यों है गिरजा, सामने क्यों है गिरजा? तो मैं वक्त के हूँ सामने, इसके भी रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? कहा गया है मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? अच्छा बताइए, आप की बारात में आप तो जानते हो सूट बूट वाले लड़के जाते हैं आपकी बारात में, है ना। तो वह कौन व्यक्ति है जिसकी बारात में मिट्टी के बने लोग गए थे? तो आप कहोगे भैया शिव जी एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बारात में, है ना, सांप गोजर बिच्छू, है ना, और मानव कंकाल भूत पिचास ये सब गए थे बारात में, और उन्हीं में एक शामिल कर लो, मिट्टी के बने लोग भी गए थे बारात में, है ना। तो शिव जी की बारात में मिट्टी के बने लोग गए थे, यानी शिव मंगल सिंह सुमन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। और अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है जूही की कली के रचनाकार कौन है? जूही की कली के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जूही की कली, और जूही की कली को रचने वाले हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जितनी रचनाएं रची, उनको लेकर के मैंने भी एक रचना कर दी है ना। 2-3 लाइन की मैंने पंक्ति बना दी है, उसको अगर आप पढ़ लोगे, 2-4 बार उच्चारण कर लोगे, तो सारी रचना ये क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको याद हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये है ना, 4 लाइन की ये पंक्ति है, ये 4 लाइनें हैं, और 4 लाइन की ये रचना है। गीतिका का गीत पुंज आराधना की अर्चना, अपरा की अणिमा तुलसी पत्ता पूजा है। तो यहाँ पर आपका गीतिका, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना में ये एक गीतिका आएगा। अरे ये क्यों चल नहीं रहा है, गीतिका आएगा, गीत पुंज आएगा, आराधना आएगा, अर्चना आएगा, अपरा आएगा, अरिमा आएगा, तुलसी से तुलसीदास आएगा, पत्ता से, है ना, पत्ता से नए पत्ते आएंगे, और पूजा से क्या आएगा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर गीतिका हो गया हमारा एक, है ना, एक गीतिका हो गया, गीत पुंज हो गया, आराधना हो गया, अर्चना हो गया, अपरा हो गया, अरिमा हो गया, तुलसी से तुलसीदास, और पत्ता से नए पत्ते, और पूजा से राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ये सभी रचनाएं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिरो दिया गया है। जो नहीं आई, है ना, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अनामिका बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कुकुरमुत्ता ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और ये परिमल ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रचना है।
तो दोस्तों इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, 2 4 10 बार उच्चारण कर लेंगे ना, तो मैंने इसका जो लय है, तुक है, ताल है, जो कुछ भी रहता है उसको मैंने बैठाया है, प्रयास किया है अपना, और ये निश्चित रूप से बैठा हुआ है, तो आप याद करने में सक्षम हो जाओगे, है ना। इसी तरह से मैंने सुमित्रा नंदन पंत के लिए भी रचना कर दी, उनकी जितनी रचनाएँ हैं, है ना। और महादेवी वर्मा का भी कर दिया है, और जयशंकर प्रसाद का भी कर दिया है, और यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कर दिया है। तो अगर इन सबको आप देख लेते हो, मेरी वीडियो में मैंने एक-एक स्लाइड में लगभग हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया है, एक-एक, जैसे इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बता दिया, तो किसी में पंत का बता दिया है। तो इस तरह से मैंने बता दिया है ना। हालाँकि मैं फिर कभी एक साथ सबको लेकर के आऊँगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए कह रहा 8वां, टूटा पहिया के रचनाकार कौन है? भैया टूटा पहिया, टूटा पहिया आप ज़रा इतिहास में गौर करिएगा, है ना। टूटा पहिया किसका था, है ना। तो अगर हम देखेंगे कर्ण की ओर, तो कर्ण का जो पहिया था वो ज़मीन में धँस गया था। कर्ण का जो पहिया था वो ज़मीन में धँस गया था, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि उनका पहिया टूट गया था, उनके रथ का पहिया टूट गया था। तो कर्ण के रथ का पहिया टूट गया था, तो हम ये कहेंगे कि भैया इस टूटा पहिया के रचनाकार कर्ण हैं, है ना। लेकिन कर्ण आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्ण आपका कोई रचनाकार है ही नहीं। लेकिन कर्ण से हम याद क्या रखेंगे? कर्ण जो थे ना वो महान धर्मवीर योद्धा थे। वो कैसे योद्धा थे? वो एक धर्मवीर योद्धा थे। कर्ण क्या थे? धर्मवीर योद्धा थे, है ना। धर्मवीर योद्धा थे, दानवीर योद्धा थे, धर्मवीर योद्धा थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मेरा काम है रचनाओं को रचनाकार से रिलेट कर देना, ताकि आपके दिमाग में, है ना, ये चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं और आपको याद हो जाए, है ना। जीवन में फिर कभी आपके सामने ये रचनाएं आएंगी तो निश्चित रूप से इनको आप करेक्ट करके आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।